हेलो, वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो आज की जो वीडियो मैं लेके आया हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था कि मास्टर डायरेक्शन केवाईसी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। सो हियर वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 3 व्हिच इज कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी क्या होती है? आखिर ऐसा क्या है कि कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी में जो ड्राफ्ट किया जाता है, जो आरईज, जो हमारे बैंक्स हैं, जो एनबीएफसीज हैं, वो डिजाइन करते हैं। इस बारे में आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीफ में कि एक्चुअल में आरबीआई ने कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी किस तरीके से डिफाइन और निर्धारित करी है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी। तो कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी में सबसे पहला जो काम आता है, जो सबसे मेजर रोल आता है, वो सबसे पहले आरईज का आता है, बैंक्स या एनबीएफसीज का आता है, जो इस पॉलिसी को डिजाइन करेंगी। यानी कि आरईज, रेगुलेटरी एंटिटीज का ये काम होगा कि वो एक ऐसी पॉलिसी को डिजाइन करें जो कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी फेवियर हो और कस्टमर्स की सेंट्रिक हो, यानी कि वो उनके लाभ से प्रेरित हो, लेकिन उसमें वो सभी नियम और नियमावली नियमावली माफ कीजिएगा, वो निमित्त हो जो कि हमारे आरबीआई के सर्कुलेशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और जितने भी हमारे प्रावधान हैं उसके अनुरूप ही डिजाइन होनी चाहिए। यानी कि अब कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी में आरईज जो है वो किस परिप्रेक्ष्य में, किस किस तरीके की एक फ्रेमिंग में ये सब चीज डिजाइन करेंगे, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन है। यहाँ पे आरईज को ये बताया गया है, आरईज को ये एक तरीके से प्रस्तावित किया गया है कि वो किसी भी भावना से, किसी प्रिजुडिस से इम्पैक्टेड ना हो के, कि कहीं बाइस्ड, बिना बाइस्ड हुए वो एक ऐसी पॉलिसी बनाएंगी जो कस्टमर सेंट्रिक होगी और रूल्स को भी इन्फोर्स करेगी। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले आरईज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो एक ऐसी पॉलिसी बनाए जो इन सारी चीजों को फॉलो कराए। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट आते हैं, जैसे कि आरईज के लिए, आरईज को एक ऐसी पॉलिसी बनानी होगी जिसमें कि ये पूरी तरीके से फ्रेम्ड हो कि कोई भी अकाउंट बेनामी नहीं होगा। देखिए, आज से 20 साल पहले, आज से 10 साल पहले या कुछ सालों पहले तक, जब तक इस तरीके के रेगुलेशन एक्ट नहीं आए थे, तब क्या होता था कि बेनामी अकाउंट खुल जाते थे। आप कोई कंपनी बनाए, आप कोई प्राइवेट लिमिटेड बनाए, उसमें डायरेक्टर से भी डिसाइड नहीं है, लेकिन आप अकाउंट खोल दीजिए, होता था। आज के ज़माने में ये सोचना नामुमकिन है, लेकिन बेनामी अकाउंट क्या होते थे? आपने किसी थर्ड पर्सन के नाम पे या किसी एक ऐसे पर्सन के नाम पे अकाउंट खोल दिया जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, जो वो रिलेट ही नहीं करता। यानी कि जैसे कहते हैं ना, किसी नौकर के अकाउंट नाम पे अकाउंट खोल दिया, कंपनी बना दी, है ना? और इस तरीके से वो, या फिर वो उस एड्रेस पे एग्जिस्ट ही नहीं करती कंपनी या वो पर्सन, तो वो बेनामी की कैटेगरी या इस तरीके की कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में वो काम पता है। यानी कि कोई एनोनिमस, फिक्टिशियस या कोई बेनामी अकाउंट आरईज नहीं खोलेंगी, इस तरीके की पॉलिसी वो ड्राफ्ट करेंगे। साथ ही साथ आरईज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक ऐसी कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी को डिजाइन करेंगे जिसमें कि सारे सीडीडी पूरी तरीके से फॉलो होते हो। अब ऐसा नहीं है कि आप सीडीडी फॉलो नहीं हो रहे हैं, कोई अकाउंट खुल गया, सीडीडी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस आपने नहीं करी लेकिन अकाउंट खोल दिया, ड्यू टू सेवरल ऑफ रीजंस हो सकते हैं। उसमें ज्योग्राफिकल लिमिट हो सकती है, कस्टमर की प्रेफरेंसेस हो सकती हैं कि वो सीडीडी उस समय फॉलो नहीं कर पाया लेकिन आपने अकाउंट खोल दिया। नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको सीडीडी प्रॉपर तरीके से फॉलो करानी होगी। आपको उसके जितने भी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के पॉइंट हैं, जो ओवीडीज हैं, केवाईसी के नॉर्म्स हैं, वो सब आपको फॉलो करने ही होंगे। साथ ही साथ आरईज को एक ऐसी पॉलिसी भी डिजाइन करनी होगी जिसमें, कई बार ऐसा होता था पहले कि फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताऊं कि कोई अकाउंट खोल दीजिए आप मेरा, मेरा ये वाला डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा ओवीडी या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपके लिए बहुत जरूरी है, आपकी कंपनी से रिलेटेड है। आज के ज़माने में तो ऐसा पॉसिबल अब नहीं रहा है, लेकिन पहले कभी रिलेशनशिप बेस पे ऐसा होता था कि जहाँ पे आप बैंक में या किसी इंस्टीट्यूशन में जाते थे और आप कहते थे कि मेरा ये वाला सर्टिफिकेट या कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, या आपके कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो अभी बना नहीं है, वो आ जाएगा, अप्लाइड फॉर है, आप इसको ओपन कर दीजिए और आप ट्रांजेक्शन शुरू कर देते थे। वो 2-3 महीने बाद आता था, लेकिन तब तक आप इस तरीके की कई ट्रांजेक्शन अकाउंट में लेन देन कर सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आपको स्टार्टिंग से ही सारे रजिस्ट्रेशन, सारे केवाईसी, ओवीडी, सीडीडी आपको प्रॉपर तरीके से ड्यू डिलिजेंस आपको करानी पड़ेगी, तभी आप उसमें ट्रांजेक्शन अलाउड कर सकते हैं। लेकिन पहले कभी ऐसा देखा गया या होता होगा, तभी इस तरीके के पॉइंट इसमें कंडीशंस में आए हैं जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, कि कोई भी इस तरीके की ट्रांजेक्शन तब तक अलाउड नहीं होगी जब तक सीडीडी प्रोसीजर पूरा फॉलो नहीं हो जाता। साथ ही साथ जो पीरियडिक अपडेशन होती है केवाईसी की, या कोई ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपके पीरियडिक अपडेशन में आगे काम आए, वो भी आपको उसी समय नोटिफाइड करनी होगी। इस तरीके की पॉलिसी आरईसी को बनानी पड़ेगी।
देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मैं आज अकाउंट खोलने जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि भई मुझे ये अकाउंट जो है ना, बाद में अभी 6 महीने बाद मेरी मैरिज होने वाली है, या मैं कोई भी ऐसा पर्सन, या मैं भई अभी तो मेरा ये जॉइंट अकाउंट खोल दीजिए, बाद में मुझे सेपरेशन हो उसके लिए मैं इंडिविजुअल अकाउंट खोलूँगा। तो इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपकी है जो फ्यूचर में सेपरेशन या मर्जर होगा, तो वो इन्फॉर्मेशन उसमें एक स्पेशल नोट के ज़रिए आरई से एक ऐसी पॉलिसी बनाएँगे जो उसमें नोट डाउन करवाएगी, या फिर पीरियोडिक अपडेशन के लिए कोई इस तरीके की इन्फॉर्मेशन है, जो कि जानना या अपडेट करना आरईज़ के लिए ज़रूरी है, तो ये भी उस फ्रेमवर्क पॉलिसी का हिस्सा होगा। अब इस लेवल पे जब वो आरईज़ अपनी पॉलिसीज़ को डिफाइन करेंगे, पॉलिसी ड्राफ्ट करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हैं जो डिस्कशन करना है। जैसे कि आरईज़ जब ये पॉलिसीज़ बनाएँगी तो यूसीआई लेवल पे, यूसीआईसी लेवल पे जो सीडीडी प्रोसीजर होगा, वो उनको यहाँ पे फ्रेमवर्क में लेके आना पड़ेगा। यूसीआईसी लेवल जो मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको अपडेट करा चुका हूँ, यूसीआईसी लेवल मीन्स द यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड, जो कि यूसीआईसी लेवल होता है। यूसीआईसी लेवल पे अगर किसी कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, सीडीडी प्रोसीजर हो चुका है, और वही कस्टमर अगर दोबारा उसी आरईज़ से सेवाएँ या लोन लेने के लिए आता है, या फिर उसी से दूसरा अकाउंट खुलवाना चाहता है, तो ज़रूरी नहीं है कि सीडीडी प्रोसीजर को दोबारा फॉलो किया जाए। यानी कि आप सोच लीजिए कि आप एक्सवाईजेड बैंक में कोई अकाउंट खुलवाने के लिए जाते हैं, 2 साल पहले आपने खुलवाया था, आपने केवाईसीज़ पे आप वहीं रहते हैं, आपके कोई केवाईसीज़ में अपडेट नहीं हुआ। हाँ, अगर केवाईसी में कोई चेंजेस हुए हैं, तो आपको दोबारा से वो अपडेट कराने होंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं वहीं पे ही उसी एड्रेस पे रहता हूँ, मेरा कोई अपडेशन चेंज नहीं हुआ है, आपके उसी यूसीआईसी लेवल पे जो सीडीडी प्रोसीजर हुआ था उसी पे, तो दोबारा अकाउंट खोलने के लिए आपको वो कंप्लीट प्रोसीजर यूसीआईसी लेवल पे, अगर आपको कोड दोबारा से कोई कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड खुले, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर यूसीआईसी लेवल यानी कि आपका आइडेंटिफिकेशन यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड एक बार जनरेट हो गया, तो उसे दोबारा दूसरी सेवाओं के लिए खोलने की ज़रूरत नहीं है, वो सिमिलर एक ही रहेगा। अगर आप अकाउंट खुलवाने जाते हैं और आपको यूसीआईसी कोड आ गया है, तो वो वही रहेगा। आप दूसरी सेवाएँ लेने जाएँगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको दूसरा यूसीआईसी कोड चाहिए होगा। यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड मीन्स अ सिंगल कोड व्हिच विल कंटेन योर ऑल आइडेंटिफिकेशन रिलेटेड टू द केवाईसी एंड सीडीडी प्रोसीजर। यहाँ पे अगर कोई जॉइंट अकाउंट खोल रहा है, तो जो अकाउंट में जितने भी जॉइंट होल्डर्स हैं, उन सबकी सीडीडी प्रोसीजर और केवाईसी अपडेट ओवीडी के थ्रू होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं जॉइंट ओनर हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे नाम पे खोल दो अभी, अभी दूसरे का ज़रूरत नहीं है लेने का, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको जितने भी जॉइंट अकाउंट हैं, चाहे वो 2 हैं साथ में जॉइंट अकाउंट होल्डर्स, चाहे वो 4 हैं, चाहे वो 5 हैं, चाहे वो 10 हैं, आपको सबके सिमिलर सीडीडी प्रोसीजर लेने ही पड़ेंगे। कस्टमर्स कहते हैं जैसे कि आप मेरे बिहाफ़ पे कर लीजिए, जैसा कि मैं अभी डिस्कस कर रहा था कि कुछ कस्टमर्स कहते हैं भई मैं हूँ ना यहाँ पे, या हस्बैंड कहता है कि मैं हूँ ना, मेरी वाइफ़ का केवाईसी लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, या उसका ऐसा कुछ नहीं है, चलेगा ना मेरे साथ, मैंने दिखा दिया ना आपको कि इसका मेरा अभी शादी हो गई है, सो वी आर मैरिड, एक मैरिज सर्टिफ़िकेट दिखा दिया काफ़ी है, उसका पैन कार्ड देने की क्या ज़रूरत है, उसका आधार कार्ड देने की क्या ज़रूरत है, मेरे ही तो घर में रहेगी। नो बॉस, इट्स नॉट पॉसिबल, दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ। आपको अपनी वाइफ़ की भी प्रॉपर, आप ठीक है, यू आर अ मैरिड कपल, लेकिन अगर आप कोई अकाउंट ओपनिंग या कोई इस तरीके की फाइनेंशियल सर्विसेज ले रहे हैं, तो एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट दोनों के आपको प्रॉपर सीडीडी करानी होगी, केवाईसी ओवीडीज फॉलो कराने ही होंगे। यू कैन नॉट डिनाई ऑन बिहाफ ऑफ अनदर वन पर्सन। इस तरीके की सारी चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेंगी। आप आरईज इस तरीके की पॉलिसी बनाते हैं जिस तरीके से वो एक कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच भी रखें, और साथ ही साथ वो अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो सीडी है, जो ओपीडी नॉर्म्स हैं, वो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस को प्रॉपर फॉलो करते रहें। यहाँ पे कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी में अगर पैन कार्ड ऑब्टेन किया जा रहा है, द वेयर द परमानेंट पैन कार्ड इज ऑब्टेन, द सेम शैल बी वेरिफाइड फ्रॉम द वेरिफिकेशन फैसिलिटी ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी। यानी कि उनको ये अधिकार भी है आरईज को कि वो अगर आपका पैन कार्ड ले रहे हैं तो वो वेरीफाई कराएंगे, सिग्नेचर के लिए, प्रूफ के लिए आपके वेरिफिकेशन करवाएंगे वहाँ पे। अगर आपके डिजिटल सिग्नेचर है तो उससे वो वेरीफाई करा सकते हैं, लेकिन ये वेरिफिकेशन अलाउंसेस जो आपको अलाउ की जाती है वो आईटी एक्ट 2021 ऑफ 2000 यानी कि आर्टिकल 21 जो है उसमें पैरा 21 2000 के एक्ट में वो उसके निर्धारित ये सूचनाएं प्रदान की जाती है। देखिए आईटी एक्ट में क्या होता है कि आपको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ पे आरईज को ये राइट मिलता है कि वो आपकी डिजिटल सिग्नेचर जो कि आपकी पर्सनल वस्तु है, पर्सनल चीज है, पर्सनल आपका आइडेंटिटी है, उसको वो एक्सेस करके वेरीफाई कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके वेरिफिकेशन कर दी और आपने उन्हें भी केस कर दिया कि आपने मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैसे लीक करी, ये आजकल बहुत हो रहा है। साथ ही साथ आरईज इस तरीके की पॉलिसी भी बनाएंगे कि वो इस तरीके की पॉलिसी फ्रेम ना कर दें कि भाई जो आम आदमी है, जो सोशली और इकोनॉमिकली थोड़ा सा बैकवर्ड है, यानी कि
पिछड़े हैं या जिनकी इकोनॉमिकली या सोशली जिनका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, वो उस पॉलिसी की वजह से बैंक में ना जा पाएँ। भई ऐसा ना हो कि अगर मैं एक छोटा कामगार इंसान हूँ, मैं कारपेंटर हूँ या मैं कोई ऐसी छोटा-मोटा व्यवसाय कर रहा हूँ, तो मैं ये सोच के बैठ जाऊँ, अरे! बड़े लोगों के अकाउंट खुलते हैं, बड़े लोगों को लोन मिलता है, मुझे तो मिलेगा ही नहीं। ऐसी पॉलिसीज़ आरईज़ नहीं बनाएँगे, जो एक सेंट्रिक लेवल ऑफ इकोनॉमिक लेयर को ही प्रोत्साहित करे। आपके लिए यहाँ पे सबके लिए एक यूनिवर्सल पॉलिसी आरईज़ बनाएँगे, जिसमें हर किसी के लिए सेम फैसिलिटी होगी। अगर उनके पास डॉक्यूमेंटेशन है, उनके पास प्रॉपर जो वो नियताएँ होती हैं, जो उनकी एलिजिबिलिटीज़ होती हैं, अगर आप उसे फ़ॉलो करते हैं, तो डेफ़िनिटली वो कोई भी करवा सकता है। इट डज़न्ट मीन कि वो एक स्पेसिफ़िक सोशल और इकोनॉमिक लेयर के लिए ही ड्राफ्ट हो। यहाँ पे आरईज़ को इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा। तो ये वो पॉइंट्स हैं जो कि हमारे यहाँ पे कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी में हम लोगों ने क्लियर करे हैं। कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी को सारांश में अगर मैं बताऊँ तो यही है कि एक ऐसी पॉलिसी को ड्राफ्ट करना जो सीडीडी को प्रोसीजर करे, जिसमें ऐसा ना हो कि घर बैठे कोई भी अकाउंट खुलवा ले लेकिन वहाँ पे आप बैंक ना जा सके, उसको वेरीफाई ना करा सके या आप किसी के मार्फत किसी बेनामी या किसी रेफरेंस पे आप अकाउंट खुलवा के बैठे हों, ट्रांज़ैक्शंस कर रहे हों, ट्रांज़ैक्शन अलाउड हो कि भई हम बाद में दे देंगे। इस तरह के रेफरेंसेस वाली पॉलिसीज़ यहाँ पे नहीं बनेंगी। तो ये कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी थी। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरीके की जानकारियाँ मैं प्रस्तुत करता रहूँ। आपका समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।